Welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. This is our unit number 3 International Trade and NRI Banking part number 1 lecture. And और दोस्तों हम लोग हमारा टैक्टिक्स हमारा तरीका वही रहेगा, कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग कीवर्ड्स की फार्मूलाज वो देखेंगे। आप जैसे देख सकते हैं की आइडियाज क्या है, कुछ फार्मूला या रूल है तो वो अलग से देखेंगे। एक एग्जांपल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको और फिर उस पर हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ने फॉर्मूला फ्लैश कार्ड दिखाया फिर एमसीक्यूज किया। तो इस प्रकार से हम लोग सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इफ यू हैव नॉट सीन द यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वीडियो, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, प्लीज चेक आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंसेप्ट। तो हम लोग दो सुपर इंपॉर्टेंट बैंकिंग कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पहला है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और दूसरा है एनआरआई अकाउंट एंड रेमिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से। तो इमेजिन कीजिए कि आपका लोकल बैंक इंडिया में है लेकिन आपको पेमेंट रिसीव करनी है। मान लीजिए कि आपका लोकल बैंक भारत में है लेकिन आपको पेमेंट रिसीव करना है यूएसए, यूके या यूरोप से। ठीक है, आपको पेमेंट यहां से रिसीव करना है। तो आपका इंडियन बैंक हर कंट्री में ब्रांच थोड़ी नहीं रखता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो भारतीय बैंक है वो हर देश में तो ब्रांच नहीं रखेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक रखा जाए। इसका सिंपल डेफिनेशन है कि देखो, एक कंट्री का बैंक दूसरे कंट्री के बैंक के बिहाफ पर इंटरनेशनल सर्विस हैंडल करता है, राइट। तो एक ऐसा बैंकिंग अरेंजमेंट होता है जहां पे एक कंट्री का जो बैंक है, वन बैंक प्रोवाइड सर्विस ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बैंक इन फॉरेन कंट्री। मतलब एक कंट्री का बैंक दूसरे कंट्री के बैंक के बिहाफ पर इंटरनेशनल सर्विसेज हैंडल करता है। मतलब देखिए, सिंपल सी बात है कि एसबीआई जो भारत में है वो बोलता है कि देखो यार, न्यूयॉर्क वाले बैंक मेरे कस्टमर के यूएसडी पेमेंट तुम हैंडल कर लो। ठीक है, वो बोलता है न्यूयॉर्क वाले बैंक को कि देखो, मेरे जो कस्टमर है उसका जो यूएसडी डॉलर पेमेंट है तुम हैंडल कर दो। तो यही होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। मतलब एक देश का बैंक जो है दूसरे देश के बैंक के बिहाफ पर इंटरनेशनल सर्विस हैंडल करता है। तो एसबीआई इंडिया ने क्या बोला कि यार, न्यूयॉर्क वाले बैंक मेरे कस्टमर का जो डॉलर पेमेंट है तुम हैंडल कर लो। जैसे मान लीजिए सिटी बैंक है, एसबीआई सिटी बैंक को बोलता है कि मेरे जो कस्टमर है इनका जो डॉलर वाला जो पेमेंट है तुम हैंडल कर लो। दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। अब सवाल यह है कि एग्जिस्ट क्यों करता है। देखिए, इससे क्या होती है कि हमारी इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ हो जाती है, राइट। तो देखिए, पेमेंट भेजना, पेमेंट रिसीव करना ये आसान हो जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर रेमिटेंस प्रोसेस करना आसान हो जाता है। फॉरेन कंट्री का सेटलमेंट आसान हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हैंडलिंग पेमेंट, ट्रेड डॉक्यूमेंट, रेमिटेंस, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ऑल बिकम इजी। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इससे इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ होता है। इट इनेबल स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड। दैट्स द पॉइंट। हैंडलिंग पेमेंट, ट्रेड डॉक्यूमेंट, रेमिटेंस, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। बेसिकली कहा जाए तो देखिए, लोकल बैंक प्लस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हमारा फॉरेन ट्रेड फ्लो होता है, यानी कि ग्लोबल कनेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्लोबल कनेक्शन, राइट। लोकल बैंक प्लस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल कनेक्शन। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए, फॉरेन ट्रेड फ्लो का दो सम होता है, लोकल बैंक प्लस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क। तो जैसे देखिए, एसबीआई जो है न्यूयॉर्क में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू एक इंडियन एक्सपोर्टर का डॉलर पेमेंट सेटल करता है। लिखा है ना यहाँ पे कि जो एसबीआई है वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को यूज कर रहा है न्यूयॉर्क में, ताकि डॉलर एक्सपोर्ट पेमेंट को सेटल करे इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, राइट। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि एसबीआई क्या करता है, न्यूयॉर्क में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू एक इंडियन एक्सपोर्टर का डॉलर पेमेंट सेटल करता है। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं की पॉइंट्स को। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो, भारतीय बैंक हर जगह ब्रांच नहीं खोल सकता, राइट। इंडियन बैंक कैन नॉट ओपन ब्रांच एवरीवेयर। इसीलिए वो क्या करता है, फॉरेन बैंक से टाई अप करता है। तो उसी टाई अप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट टाई अप इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि भारतीय बैंक हर जगह ब्रांच नहीं खोल सकता, वो फॉरेन बैंक से टाई अप करता है, एंड दैट टाई अप इज व्हाट वी कॉल एज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, राइट। चलिए अब दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एनआरआई अकाउंट एंड रेमिटेंस। तो अब मान लीजिए कोई इंडियन अब्रोड काम कर रहा है, कहाँ पे? दुबई में, यूएस में, यूके में या ऑस्ट्रेलिया में। वो अपनी इनकम इंडिया भेजना चाहता है। कोई इंडियन अब्रोड है, राइट, वो अब्रोड काम कर रहा है। ही में बी वर्किंग इन दुबई, ही में बी वर्किंग इन यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया। वो जो वहां पे इनकम आ रहा है उसको वो भारत में भेजना चाह रहा है, राइट। तो वो क्या कर रहा है कि भारत में फैमिली को भेज सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है या सेविंग कर सकता है। इसके लिए बैंक जो है ना एनआरआई अकाउंट प्रोवाइड करती है। क्या, कौन सी अकाउंट प्रोवाइड करती है? बैंक प्रोवाइड एनआरआई अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों कि एनआरआई अकाउंट क्या होता है कि वो स्पेशल बैंक अकाउंट है जो भारत में एनआरआई लोग अपनी फॉरेन अर्निंग रखने या इंडियन पैसा भेजने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर्ड टू नॉन रेजिडेंट इंडियन टू डिपॉजिट अर्निंग अब्रोड और सेंड मनी टू इंडिया।
सिंपल सी बात है कि कुछ स्पेशल बैंक अकाउंट होते हैं जो भारत में एनआरआई लोग अपनी फॉरेन अर्निंग रखने या इंडियन पैसा भेजने के लिए यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एनआरआई अकाउंट। अब सवाल यह है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों एनआरआई इंडिया को बहुत बड़ा फॉरेक्स इनफ्लो देता है, राइट। प्लीज याद रखेंगे कि जो हमारा एनआरआई है वो भारत को क्या देता है दोस्तों? फॉरेक्स फ्लो देता है। एनआरआई गिव फॉरेक्स इनफ्लो टू इंडिया। इनकी रेमिटेंस से इंडिया की लिक्विडिटी और फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग बनती है। ठीक है, एनआरआई फंड सिग्निफिकेंटली सपोर्ट इंडिया फॉरेक्स रिजर्व। और जिनका जो रेमिटेंस है, इनका जो ट्रांसफर होता है मनी, उससे क्या होती है? भारत की लिक्विडिटी, भारत की फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही स्ट्रांग होती है। यह इंडिया की इकोनॉमी का एक हिडन पावर हाउस है, राइट। तो इस एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि देखिए हमारा जो एनआरआई बैंकिंग होता है ना, वो तीन चीज का सम होता है, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट। तीनों चीज का सम होता है विथ रिपेट्रिएशन और नॉन रिपेट्रिएशन, राइट। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा कि एनआरआई बैंकिंग का तीन पार्ट होता है, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट विथ रिपेट्रिएशन और नॉन रिपेट्रिएशन ऑप्शन। मतलब पैसा वापस फॉरेन आप भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है, इसी को बोलते हैं विथ रिपेट्रिएशन एंड नॉन रिपेट्रिएशन ऑप्शन। तो आप रिपेट्रिएशन मतलब पैसा भेज सकते हैं, नॉन रिपेट्रिएशन में नहीं भेज सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि दुबई में काम करने वाला एक एनआरआई अपने घर पैसा भेजता है मंथली थ्रू एनआरई अकाउंट। मान लीजिए कि दुबई में कोई एनआरआई काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपने घर पैसा भेजता है मंथली, किसके माध्यम से? एनआरई अकाउंट के माध्यम से, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एनआरआई बैंकिंग का। तो यहाँ पे देखिए क्विकली रिकैप कीजिए पॉइंट्स को जो अभी हमने कवर किया। एनआरआई अकाउंट में फॉरेन इनकम डिपॉजिट आता है और भारत में रेमिटेंस आता है। तीन टाइप बताया, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का मेजर सोर्स होता है ये। तो दोस्तों ये दोनों कंसेप्ट अभी हमने देखा, एक तो एनआरआई अकाउंट के बारे में देखा और एक हमने देखा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में। तो ये दोनों कंसेप्ट सिंपल वर्ड में आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ देखिए कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट होता है वो डोमेस्टिक बैंक और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक दोनों को सपोर्ट करता है। सिंपल सा रूल है कि देखिए रूल यही कह रहा है कि देखो लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर, राइट, लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर इज इक्वल टू स्मूथ ग्लोबल पेमेंट फ्लो, राइट। देखिए सिंपल सा रूल है, लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर, लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर इज इक्वल टू स्मूथ ग्लोबल पेमेंट फ्लो, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमें पहला फॉर्मूला दिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा भी गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक बैंक प्लस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर स्मूथ ग्लोबल पेमेंट फ्लो। और दूसरा फॉर्मूला है कि एनआरआई बैंकिंग पैकेज इज इक्वल टू रेमिटेंस प्लस एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये फुल कॉम्बो पैक जो एनआरआई यूज करते हैं पैसा भेजने के लिए, सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। तो एनआरआई को याद रखिएगा, तीन पिलर्स होते हैं, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर, राइट। तो ये तीन याद रखिएगा, एनआरआई बैंकिंग की पूरी बिल्डिंग इन तीन पिलर पे खड़ी होती है। कौन कौन से तीन पिलर है? एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट, राइट। तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सवाल है, इंटरनेशनल ट्रेड टुडे इज मेनली सपोर्टेड थ्रू विच बैंकिंग मैकेनिज्म? रिटेल बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस। सही जवाब है इसका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड आज का है उसको सपोर्ट करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग यूज होता है। अगला सवाल है, एनआरआई फंड आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया प्राइमरली बिकॉज दे। बताइए एनआरआई फंड क्यों भारत के लिए जरूरी है? ऑप्शन ए कर रहा है कि दे इंक्रीज बैंक ब्रांच एक्सपेंशन, दे रिड्यूस एक्सपोर्ट कॉस्ट, दे ऐड टू इंडियाज फॉरेक्स रिसोर्स, दे लोअर इनकम टैक्स रेट। देखिए एनआरआई फंड जरूरी इसलिए है भारत के लिए क्योंकि क्या लगता है दोस्तों, क्या बैंक ब्रांच का एक्सपेंशन बढ़ाता है, एक्सपोर्ट का कॉस्ट कम करता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिसोर्स है उसको ऐड करता है, राइट, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। उसका जर्मनी में कोई ब्रांच नहीं है, फिर भी कस्टमर को यूरो वायर ट्रांसफर भेजना या रिसीव करना है। तो यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? यहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की, राइट। इंडिया का बैंक है, उसके जर्मनी में कोई ब्रांच नहीं है, फिर भी कस्टमर यूरो वायर ट्रांसफर बेसिकली भेजना चाह रहा है, तो फिर भी कस्टमर को यूरो वायर ट्रांसफर भेजने या रिसीव करना है। तो यहाँ पे एंट्री होती है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की। सिंपल सा डेफिनेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक वो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक इंडियन बैंक या कोई भी बैंक के बिहाफ पर उस कंट्री में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है जहां वो बैंक फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका की आइडिया यही है कि बैंक को ग्लोबल ऑपरेट करना होता है, लेकिन हर कंट्री में ब्रांच बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। यहां लिखा है ना कि हेल्प बैंक ऑपरेट ग्लोबली, बैंक को ग्लोबल ऑपरेट करना होता है लेकिन हर कंट्री में ब्रांच नहीं बना सकता, इसीलिए दे बोरो प्रेजेंस फ्रॉम
फॉरेन बैंक। यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है दे बोरो प्रेजेंस फ्रॉम फॉरेन बैंक। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है कि देखो ग्लोबल एक्सेस जो है ना वो दो चीज का सम होता है, डोमेस्टिक बैंक प्लस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपका लोकल बैंक है प्लस जो हमारे फॉरेन पार्टनर है, लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर, राइट, ये मिलके जो है इनका ग्लोबल रीच बनाते हैं, राइट। लोकल बैंक प्लस फॉरेन पार्टनर इज इक्वल टू ग्लोबल रीच। मैं एक लाइन में एग्जांपल बताऊं कि भारत का एक बैंक जर्मनी में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू कस्टमर का यूरो वायर ट्रांसफर रूट करता है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। चलिए, आई होप ये याद रहेगा। तो क्विकली रिकैप कर लीजिए। फॉरेन बैंक हेल्प योर लोकल बैंक, यानी फॉरेन बैंक आपके लोकल बैंक को हेल्प करता है, कोई सभी जगह ब्रांच की आवश्यकता नहीं होती, और इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन काफी स्मूथ हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा कंसेप्ट है नेचर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप। क्या कंसेप्ट है कि दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप एक तरह का फॉर्मल टाई अप होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल एसोसिएशन बिटवीन टू बैंक्स, जहां पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे उनके बीच अकाउंट हो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, या सिर्फ सर्विस बेस्ड एग्रीमेंट हो। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूं कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक रिलेशनशिप एक तरह का फॉर्मल टाई अप होता है दो बैंकों के बीच में, जहां पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वेयर दे प्रोवाइड द सर्विस, चाहे उनके बीच अकाउंट हो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट हो, या सिर्फ सर्विस बेस्ड एग्रीमेंट हो, दोनों हो सकता है, आइदर विथ म्यूचुअल अकाउंट और विदाउट अकाउंट सर्विसेज। तो ये रिलेशनशिप दोस्तों दो टाइप का हो सकता है, एक होता है विथ अकाउंट और एक होता है विदाउट अकाउंट। तो देखिए दो चीज होता है, पहला क्या होता है विथ अकाउंट। तो विथ अकाउंट यदि होगा तो वॉस्ट्रो अकाउंट हो सकता है या नॉस्ट्रो अकाउंट हो सकता है, ठीक है। और एक विदाउट अकाउंट होगा तो केवल सर्विस एग्रीमेंट होता है। आई होप ये चीज याद रहेगा। तो इसका की आइडिया यही है दोस्तों कि बैंक कभी फुल रिलेशनशिप रखते हैं। फुल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, सर्विस भी रख रहे हैं, अकाउंट भी रख रहे हैं। और कभी सर्विस ओनली रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब अकाउंट मेंटेन नहीं करते बट सर्विस फिर भी मिलती रहती है, जैसे डॉक्यूमेंट कलेक्शन, ट्रेड हैंडलिंग एक्सेट्रा। देखिए दो चीजें हैं दोस्तों, ये क्या बता रहा हूं मैं कि बैंक कभी कभी फुल रिलेशनशिप रखते हैं। जब भी हम बात करते हैं ना फुल रिलेशनशिप की, इसमें दो चीज आती हैं, सर्विसेज आती हैं और प्लस अकाउंट आती है, राइट। और दूसरा चीज आता है कि कभी कभी केवल सर्विस वाली होता है, फुल नहीं होता है, ओनली सर्विस। सर्विस वाली में क्या होता है, केवल अकाउंट मेंटेन नहीं करते लेकिन सर्विस फिर भी आप बोलेंगे सर्विस कौन सी मिलती है, तो जैसे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन का सर्विस हो, या मान लीजिए कि ट्रेड हैंडलिंग का सर्विस हो, तो ये सब सर्विस मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला यही है कि फुल रिलेशनशिप में आपको अकाउंट भी मेंटेन करना है, सर्विस भी मिलेगा आपको। और एक तो होता है सर्विस वाली रिलेशनशिप, इसमें सर्विस ही मिलती है, सर्विस आपको मिलती है बिना अकाउंट के। तो दोस्तों एक छोटा सा बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करता, एक छोटा सा बैंक जो है अकाउंट मेंटेन नहीं करता, बट फिर भी एक ग्लोबल बैंक को डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए यूज करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अकाउंट सर्विस ओनली। तो हमने दो चीजें सीखी, दो तरह के नेचर होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के, एक तो फुल होता है फुल रिलेशनशिप, और एक होता है सर्विस ओनली। और हमने आपको ये बताया कि देखो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट जो है हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। एवन जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो भी जो है बड़े बड़े ग्लोबल बैंक को यूज कर सकते हैं। एवन स्मॉल बैंक कैन यूज बिग ग्लोबल बैंक, राइट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने दो चीजें सीखी कि देखो ग्लोबल बैंकिंग विदाउट ब्रांचेस, राइट, इसको याद रखिएगा, इस पे सवाल आता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को कह सकते हैं कि ग्लोबल बैंकिंग होता है बिना ब्रांच का, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये लाइन बहुत पसंद आती है, और प्लीज नोट कर लीजिए, ग्लोबल बैंकिंग विदाउट ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो हमने अभी दो फॉर्मूला देखा, दो रूल देखा। पहला रूल ये बताया कि नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि आवर अकाउंट विथ यू, मेरा अकाउंट आपके साथ। मतलब इंडियन बैंक अपना पैसा फॉरेन करेंसी में किसी फॉरेन बैंक के पास रखता है, जैसे मान लीजिए एसबीआई है न्यू दिल्ली का, तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिटी बैंक न्यूयॉर्क के साथ क्या किया, फॉरेन बैंक के पास अपना पैसा रख रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब आवर अकाउंट विथ यू। वॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है, वॉस्ट्रो का मतलब अपोजिट होता है, योर अकाउंट विथ अस। मतलब कि फॉरेन बैंक अपना पैसा डोमेस्टिक इंडियन बैंक के अकाउंट में रखता है, दैट्स कॉल्ड वॉस्ट्रो। तो दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है। इसको याद रखने एक तरीका बताता हूं, एनओएस को फॉरेन से रिलेट कीजिए और वीओएस को लोकल से रिलेट कीजिए। तो नॉस्ट्रो जब भी आपको दिखेगा तो नॉस्ट्रो मतलब याद रखिएगा गोज आउट। गोज आउट मतलब कि मनी आउटसाइड इंडिया, राइट। गोज आउट का मतलब हुआ मनी आउटसाइड इंडिया, राइट। और वॉस्ट्रो का मतलब होता है लोकल। लोकल मतलब कि कम्स इन फॉरेन बैंक मनी इन इंडिया, ठीक है। नॉस्ट्रो मतलब कि गोज आउट, मतलब मनी जो है भारत से बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है तो फॉरेन बैंक में जा रहा है। और वॉस्ट्रो का मतलब कि कम्स इन, यानी फॉरेन बैंक मनी इन इंडिया।
तो एक लाइन में याद रखिए नॉस्ट्रो आउट, क्या याद रखिए, नॉस्ट्रो आउट वॉस्ट्रो इन, बस ये याद रखिए, नॉस्ट्रो में आउट वॉस्ट्रो में इन, दैट्स इट। चलिए आई होप ये आपको याद रहेगा कि नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट का जो बेसिक कंसेप्ट है यहां से क्लियर हो गया। आइए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव। तो एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, बताइए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? इंक्रीज डोमेस्टिक लैंडिंग, हेल्प बैंक ऑपरेट ग्लोबली विदाउट ओपनिंग ब्रांच, इंप्रूव एटीएम नेटवर्क, और लास्ट कर रहा है प्रोवाइड रिटेल लोन अब्रोड। क्या लगता है दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का प्राइमरी पर्पस है कि बैंक जो है ना ग्लोबली ऑपरेट कर सकते हैं बिना ब्रांच ओपन किए। बी नंबर करेक्ट है। अगला सवाल है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन अ ब्रॉडर सेंस मे एग्जिस्ट एवन बैंक बोथ बैंक ऑपरेट इन द सेम सिटी, द बैंक हैव नो अकाउंट रिलेशनशिप, बोथ बैंक आर गवर्नमेंट ऑन, दे शेयर द सेम कस्टमर। तो ब्रॉडर सेंस में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो दोस्तों ये तब एग्जिस्ट करता है जब बैंक हैव नो अकाउंट रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो हमारे सर्विस ओनली कॉरेस्पॉन्डेंट अरेंजमेंट होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं व्हेन बैंक ऑफर एजेंसी सर्विस विदाउट होल्डिंग म्यूचुअल अकाउंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग इज रिक्वायर्ड। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है, आइए समझते हैं। सोच के देखिए अगर एक भारतीय बैंक को जापान में काम करना हो तो क्या वो जापान में अपनी ब्रांच खोल दे? सुनने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत महंगा है और रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो फॉरेन कंट्री में ब्रांच खोलना इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट, राइट। कॉस्ट कम ज्यादा होता है, हाई कॉस्ट, पहला रीजन है कि हाई कॉस्ट है, और फॉरेन बैंक लाइसेंस लेना टफ प्रोसेस है, राइट। तो इसीलिए बैंक क्या करता है कि वो जापान के एक लोकल बैंक को अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बना देता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि भाई तू वहां पे सेटल्ड है, मेरे कस्टमर का काम भी तू ही हैंडल कर दे, ऐसा होता है, राइट। तो वही बात है कि लो कॉस्ट होता है और हाई रीच होता है। इससे बैंक को ग्लोबल रीच मिल जाता है, ब्रांच कॉस्ट नहीं लगता है और कोई लाइसेंसिंग का भी हेडेक नहीं होता है, राइट। ये सब फायदा होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का। तो हमने याद रखना है कि देखो ग्लोबल ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक प्लस जीरो ब्रांच कॉस्ट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बैंक है वो जापान में ब्रांच नहीं खोल सकता क्योंकि लाइसेंसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वो एक जापानीज बैंक को कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बना लेता है। ये सबसे बड़ी फायदा है। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट आता है रेस्पॉन्डेंट बैंक का, ये थोड़ा सुन लीजिए क्या होता है। कि अब एक छोटा सा टर्म होता है रेस्पॉन्डेंट बैंक, सिंपल में समझते हैं कि रिलेशनशिप याद रखने का तरीका है कि जो फॉरेन बैंक हेल्प कर रहा है उसको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बोलते हैं, और जिसको हेल्प मिल रही है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्डेंट बैंक। समझे? तो जो फॉरेन बैंक हेल्प कर रहा है उसको कॉरेस्पॉन्डेंट बोले, और जिसको हेल्प मिल रही है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्डेंट। बस इतना सिंपल सी बात है। तो देखिए लोकल बैंक जो अपने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट से सर्विस लेता है, राइट, जैसे मान लीजिए कोई लोकल बैंक है, ये क्या कर रहा है कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट से सर्विस ले रहा है, इनका कॉरेस्पॉन्डेंट है उससे ये क्या ले रहा है, सर्विस ले रहा है लोकल बैंक, राइट। तो दैट पार्टिकुलर लोकल बैंक जो अपने फॉरेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट से सर्विस लेता है, तो इस लोकल बैंक को हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्डेंट बैंक। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब एजेंट एब्रो, रेस्पॉन्डेंट मतलब कि होम क्लाइंट बैंक। एग्जाम्पल के तौर पर आप आईसीआईसीआई ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक भारत में वो रेस्पॉन्डेंट बैंक बन जाता है कब, जब सिटी बैंक जो है वो उसके लिए यूएसडी रेमिटेंस हैंडल करता है एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। तो देखिए दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है सिटी बैंक, सिटी बैंक है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक रेस्पॉन्डेंट बैंक हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो रेस्पॉन्डेंट बैंक का मतलब ये हुआ कि लोकल बैंक जो अपनी फॉरेन मतलब जिसको हेल्प मिल रही है, वो रेस्पॉन्डेंट है, और जो हेल्प कर रहा है वो कॉरेस्पॉन्डेंट है। बस ये वर्ड याद रखिएगा। तो एक बार यहाँ फिर से रिकॉल कर लीजिए। देखिए रेस्पॉन्डेंट मतलब कि द बैंक दैट रिसीव द सर्विस, जिसको हेल्प मिल रही है, और कॉरेस्पॉन्डेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंट देता है, रेस्पॉन्डेंट लेता है, बस इतना याद रखिए। कॉरेस्पॉन्डेंट दे रहा है, रेस्पॉन्डेंट ले रहा है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए पॉइंट्स को। हमने ये देखा कि देखो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि ब्रांच कॉस्ट अवॉइडेंस इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग माइनस हाई कैपेक्स, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन। तो इससे क्या होता है, ब्रांच की कॉस्ट अवॉइड हो जाती है। रेस्पॉन्डेंट बैंक होम बैंक होती है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के द्वारा सर्व किया जाता है, राइट। चलिए अब एक दो सवाल कर लेते हैं। व्हाई डू बैंक रिलाई ऑन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेटिंग फॉरेन ब्रांच? क्यों बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग पे रिलाई करती है? लो स्टाफ रिक्वायरमेंट, हाई ब्रांच कॉस्ट, एग्जैक्टली बी नंबर करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों ब्रांच कॉस्ट काफी हाई होता है, लाइसेंसिंग का रिस्ट्रिक्शन होता है, दैट्स व्हाई बी नंबर करेक्ट है। अगला सवाल है, इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप, व्हाट इज अ रेस्पॉन्डेंट बैंक? रेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है? अ बैंक दैट प्रोवाइड सर्विस इंटरनेशनली, अ बैंक दैट कलेक्ट डिपॉजिट ओनली,
द होम कंट्री बैंक रिसीविंग सर्विस फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंट। यस, तो रेस्पॉन्डेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा होम कंट्री बैंक है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट से सर्विस ले रहा है, राइट। तो बस ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वाई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज रिक्वायर्ड। तो आई थिंक हमने भी डिस्कस किया है कि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कॉस्ट कम होता है, और भी कुछ पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और पॉइंट्स है, वो भी जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैंक अपनी फॉरेन ब्रांच खोले बिना ही किसी दूसरे कंट्री में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर देता है। ब्रांच नहीं है, फिर भी सर्विस मिल रही है। तो इसका की आइडियाज क्या है कि ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करता है, रेमिटेंस को सपोर्ट करेगा, ग्लोबल क्लाइंट, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कलेक्शन सब सपोर्ट करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि फॉरेन प्रेजेंस इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक इनटू जीरो ब्रांच रिक्वायरमेंट। मतलब दोस्तों आपको फॉरेन प्रेजेंस चाहिए तो बस एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से टाई अप कर लीजिए, ब्रांच की जरूरत ही नहीं है। फॉरेन प्रेजेंस चाहिए तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से टाई अप कर लीजिए, राइट। तो ब्रांच की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक लाइन में एग्जांपल बोले, जैसे कोई भारतीय बैंक लंदन के इंडियन के एक्सपेट्रिएट को सर्व करने के लिए यूके के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का यूज करता है। ये बेस्ट एग्जांपल है। फिर है हमारा बेनिफिट्स फॉर एक्सपेट्रिएट एंड ग्लोबल क्लाइंट। क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों जब होम कंट्री कस्टमर जैसे कि एनआरआई, जब होम कंट्री कस्टमर जैसे एनआरआई, एक्सपैट या ग्लोबल क्लाइंट फॉरेन कंट्री में होते हैं तो उनको सर्विस मिलती है होम बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क के थ्रू, राइट। सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइडेड टू होम कंट्री कस्टमर लिविंग अब्रोड टू द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क। यानी होम बैंक के जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क है ना, इनके थ्रू सर्विस मिलती है। तो इसका की आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि एनआरआई और ग्लोबल क्लाइंट को मिल जाता है क्या? फास्टर रेमिटेंस, चेक कलेक्शन फैसिलिटी, डॉक्यूमेंट सर्विस, एक्सेस टू होम कंट्री बैंकिंग का इजी एक्सेस मिल जाता है, राइट। इससे क्या होता है कि उनको बार बार इंडिया कॉल या विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राइट। तो एनआरआई ग्लोबल क्लाइंट को ये सब फायदा मिल रहा है, रेमिटेंस फास्ट है, चेक कलेक्शन अच्छा है, डॉक्यूमेंट सर्विस अच्छा है, फॉरेन कंट्री सपोर्ट है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, रूल क्या कर रहा है दोस्तों? सिंपल सी बात है कि जो एक्सपेक्ट कन्वीनियंस है उसमें दो चीजें होती हैं, होम बैंक प्लस लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अब्रोड। मतलब होम कंट्री की बैंकिंग में एक्सपेक्ट के पास पहुंच जाती है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, राइट। तो होम कंट्री की बैंकिंग एक्सपेक्ट के पास पहुंच जाती है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, यही बात है। तो इसका एक लाइन में एग्जांपल बोले तो जैसे मान लीजिए सिंगापुर में एक एनआरआई है, वो चेक डिपॉजिट करता है, इसे इंडियन बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक प्रोसेस करता है। लिखा है ना, एन एनआरआई इन सिंगापुर डिपॉजिट अ चेक दैट इज कलेक्टेड बाय द इंडियन बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है कि एनआरआई इन सिंगापुर डिपॉजिटेड अ चेक एंड दैट इज कलेक्टेड बाय द इंडियन बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट है डी रिस्किंग एंड इट्स इंपैक्ट। क्या होता है डी रिस्किंग और इसका इंपैक्ट? देखिए डी रिस्किंग तब होता है जब ग्लोबल बैंक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप को कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं डी रिस्किंग। ग्लोबल बैंक क्या करते हैं? अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक रिलेशनशिप को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉम्प्लायंस रिस्क हाई हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी, काउंटरिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, राइट। तो उनको लग रहा है कि कॉम्प्लायंस रिस्क जो है हाई हो सकता है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप को कम कर देते हैं। तो रिस्क ज्यादा दिखा तो रिलेशनशिप कट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड डी रिस्किंग। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बड़े फॉरेन बैंक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट टाई अप हटा देते हैं तो इसका इंपैक्ट सीधा कस्टमर और कंट्री पे पड़ता है ना। तो इससे इससे क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की ऑप्शन कम हो जाती है, रेमिटेंस स्लो हो जाती है, स्मॉल कंट्री या स्मॉल बैंक का ग्लोबल एक्सेस वीक हो जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को नुकसान होता है, इससे ग्लोबल मनी मूवमेंट स्लो हो जाता है। ये सब इंपैक्ट है डी रिस्किंग का। क्योंकि दोस्तों हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है उनको कॉम्प्लायंस रिस्क का इशू आ रहा है, उन्होंने क्या किया कि अपने रिलेशनशिप को कम कर दिए, ठीक है। तो ग्लोबल मनी मूवमेंट स्लो हो गया, ठीक है, इंक्लूजन का नुकसान हुआ, स्मॉल कंट्री या ग्लोबल एक्सेस वीक हो गया, ये सब दिक्कत है। तो इसका एक रूल याद रखिएगा कि ज्यादा डी रिस्किंग करेंगे ना, ज्यादा डी रिस्किंग से क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कम होंगे और ट्रेड और रेमिटेंस स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो इसको एक चेन रिएक्शन की तरह आप याद रख सकते हैं। ऐसे देखिए, कॉम्प्लायंस रिस्क बढ़ेगा तो क्या होगा, टाई अप घटेगा, क्या होगा, स्पीड घटेगा। किसका स्पीड जी? तो फॉरेन ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कैश फ्लो का, ग्लोबल मनी कैश फ्लो का, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी वीक हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हैं, रिस्क इंक्रीजिंग, टाई अप डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग, इकोनॉमी डिक्रीजिंग। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कैरेबियन बैंक है, कैरेबियन रीजन का एक बैंक डिले फेस करता है
जब यूएस बैंक उसका कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप एएमएल कंसर्न की वजह से टर्मिनेट कर देता है। लिखा है ना, अ कैरेबियन बैंक फेसेस डिले व्हेन अ यूएस बैंक टर्मिनेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप ड्यू टू एएमएल कंसर्न। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इज इक्वल टू इंटरनेशनल ट्रेड प्लस रेमिटेंस प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। इसके बिना ग्लोबल मनी मूवमेंट कोलैप्स हो जाएगा। विदाउट इट ग्लोबल मनी मूवमेंट विल कोलैप्स। ये तीन चीज का समय, इंटरनेशनल ट्रेड का, रेमिटेंस का और फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ये गोल्डन लाइन है दोस्तों, इसमें इंटायर चैप्टर याद हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक यदि बंद हो गया, दुनिया का मनी सिस्टम रुक जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड, रेमिटेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन सबका सम होता है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए की पॉइंट्स को फॉर्मूला के माध्यम से। मैंने आपको क्या बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कोई फॉरेन ब्रांच की जरूरत नहीं पड़ती, ग्लोबल क्लाइंट होते हैं। मतलब कि जब ब्रांच नहीं हो सकती पर ग्लोबल क्लाइंट को सर्व करना है और कॉस्ट भी बचाना है, तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ही सॉल्यूशन है एक। फिर मैंने आपको बताया कि डी रिस्किंग का क्या इंपैक्ट होता है। डी रिस्किंग से क्या होता है कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्लो हो जाती है, कंट्री का एक्सेस वीक हो जाता है, राइट। तो ये याद रखेंगे, एक लाइन में याद रखिएगा, नो ब्रांच यूज अ कॉरेस्पॉन्डेंट। ये पूरा कंसेप्ट को सॉलिड बना देता है ये लाइन। कोई ब्रांच नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग यूज कर लो। तो ये तो सवाल का जवाब दे देंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज रिक्वायर्ड मेनली बिकॉज बैंक वांट टू अवॉइड डोमेस्टिक रेगुलेशन, बैंक कैन नॉट हैव ब्रांचेस एवरीवेयर अब्रोड, बैंक प्रीफर आउटसोर्सिंग एचआर फंक्शन, फॉरेन कस्टमर डू नॉट ट्रस्ट लोकल बैंक। सही जवाब है बी। बैंक का ब्रांच सब जगह नहीं हो सकता ना, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद डी रिस्किंग इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। डी रिस्किंग के साथ कौन सा मेजर कंसर्न है? हाई एटीएम विड्रॉल फी, रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रेड एंड रेमिटेंस फ्लो, इंक्रीज इन डोमेस्टिक एनपीए, लोअर क्रेडिट कार्ड यूजेस अब्रोड। दोस्तों डी रिस्किंग का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप जो है ना वो कम हो जाती है। आपकी जो रिलेशनशिप है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, राइट। क्यों? इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्लो हो जाता है, ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कम हो जाता है, राइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आई होप याद रहेगा। अब हम बात करते हैं एफएटीएफ रिकमेंडेशन की, एफएटीएफ कंप्लायंस की। तो देखिए दोस्तों, एफएटीएफ रिकमेंडेशन 13, उसमें खासकर रिकमेंडेशन में 13 नंबर रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। ये रिकमेंडेशन बोलता है कि देखो, क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग हमेशा हाई रिस्क होता है। लिखा है ना कि क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग जो होता है, इट इज ऑलवेज हाई रिस्क। इसीलिए बैंक को नॉर्मल कस्टमर ड्यू डिलीजेंस और इनहांस ड्यू डिलीजेंस के ऊपर एक्स्ट्रा एएमएल सीएफटी चेक लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता है, राइट, ये हमेशा हाई रिस्क होता है, इट इज ऑलवेज हाई रिस्क, राइट। और जो हमारा इनहांस ड्यू डिलीजेंस होता है, राइट, तो इसीलिए क्या किया गया है, सीडीडी और ईडीडी के ऊपर जो है एक्स्ट्रा एएमएल सीएफटी चेक लगाना ही पड़ता है, समझे। ये एफएटीएफ का रिकमेंडेशन नंबर 13 बोलता है कि क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग हमेशा हाई रिस्क होता है। तो इसीलिए बैंक को नॉर्मल सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस और उसके ऊपर इनहांस ड्यू डिलीजेंस के ऊपर एक्स्ट्रा एएमएल सीएफटी चेक लगाना है। तो ऐसे समझिए कि ऐसा फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप हाई रिस्क है, क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट टाई अप में हाई रिस्क होता है, राइट। सिंपल सी बात लिखा है ना, क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप में हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो बैंक, इसीलिए दोस्तों कोई सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस अलाउड नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस टाई अप में हाई रिस्क है, तो बैंक क्या करे? बैंक वेरीफाई करे, क्या? ऑनरशिप वेरीफाई करे। बैंक मस्ट वेरीफाई द ऑनरशिप, बैंक मस्ट वेरीफाई द मैनेजमेंट, बैंक वेरीफाई करे एएमएल कंट्रोल को, राइट, कि वेदर द फॉरेन बैंक इज क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट और नॉट। यानी कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को चूज करना एक हाई सिक्योरिटी जोन एंट्री जैसा है ना जी। आप यदि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को चूज कर रहे हैं तो एक तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में एंट्री कर रहे हैं। तो ये रूल को याद रखिएगा कि हाई रिस्क रिलेशनशिप इज इक्वल टू सीडीडी प्लस ईडीडी प्लस एक्स्ट्रा एफएटीएफ मेजर। इस फॉर्मूले को याद रखिए, 2 मार्क गारंटी है आपका। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, इनहांस ड्यू डिलीजेंस, एफएटीएफ मेजर। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक भारतीय बैंक है, इसको यूएस बैंक के साथ डॉलर क्लियरिंग रिलेशनशिप बनाने से पहले इनहांस इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एएमएल चेक अप्लाई करना ही होता है, राइट। सो इंडियन बैंक को यूएस बैंक के साथ डॉलर क्लियरिंग रिलेशनशिप बनाना है तो इनहांस इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ईमेल चेक करना ही है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट है हमारा मैंडेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट। क्या कहता है दोस्तों? यह वो कंडीशन होती है जो बैंक को कंपलसरी चेक करनी ही पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर कंटिन्यूइंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप। तो मतलब एक ऐसी कंडीशन है दैट मस्ट बी मेड बिफोर एंटरिंग और कंटिन्यूइंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप। तो इसमें की आइडिया क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई फॉरेन बैंक
अपने लास्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं करता है, राइट। मतलब कोई ऐसा फॉरेन बैंक है, वो अपने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करता, अपनी एक्टिविटीज को ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, या अपने नेशनल कंट्रोल या सुपरवाइजरी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो आपका बैंक उसके साथ टाई अप बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई फॉरेन बैंक है, वो अपने लास्ट ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, अपनी एक्टिविटी ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहा है, ठीक है, यहाँ दिखा है ना कि नो रिपोर्टिंग, नो ट्रांसपेरेंसी, या अपने नेशनल कंट्रोल या सुपरवाइजरी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो आपका बैंक उसके साथ टाई अप बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कॉम्प्लायंस ही नहीं है तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नो कॉम्प्लायंस मीन्स नो रिलेशनशिप। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल है, इफ नो रिपोर्टिंग एंड इफ नो ट्रांसपेरेंसी नो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। मतलब कि डाटा छुपाया तो डील कैंसिल कर दो। एक लाइन का एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक फॉरेन बैंक बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को छुपाता है, तो आपका बैंक उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप नहीं बना सकता, राइट। तो ये मास्टर टिप याद रखिएगा, इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नो सिंप्लीफाइड सीडीडी एवर, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में सिंप्लीफाइड सीडीडी होता ही नहीं है। और पहला हमने दो चीजें यहां से सीखी, देखिए क्रॉस बॉर्डर में रिस्क हाई होता है, इनहांस कंट्रोल होता है, नो एसडीडी। मतलब कि क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में रिस्क काफी हाई है, सिर्फ फुल सीडीडी और फुल ईडीडी ही अलाउड है, ठीक है, एसडीडी नहीं अलाउड है। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस का कोई मतलब ही नहीं है क्रॉस बॉर्डर में, प्लीज नोट इट डाउन। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। दूसरी बात याद रखेंगे, कुल मिलाकर दोस्तों जो हमारे पार्टनर बैंक हैं वो क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एंश्योर करेंगे एमएल कॉम्प्लायंस को, राइट। तो कुल मिलाकर 13 चेक होते हैं, 13 चेक्स होते हैं। एफएटीएफ रिकमेंड करता है 13 चेक्स क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए, राइट। तो अब एक दो सवाल कर लेते हैं इस पे। अकॉर्डिंग टू एफएटीएफ रिकमेंडेशन नंबर 13, सिंप्लीफाइड सीडीडी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इज allowed for low risk customer, allowed with regulator approval, never appropriate, optional for major bank। सही जवाब है इट इज नेवर अप्रोप्रिएट, ये कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होता। सिंप्लीफाइड सीडीडी आप कर ही नहीं सकते क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए। तो क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को इनहेरेंटली हाई रिस्क कंडीशन का किया गया है, इसीलिए एफएटीएफ रूल रिकमेंडेशन नंबर 13 कहता है कि आप फुल सीडीडी करो, फुल ईडीडी करो, और एडिशनल कंट्रोल भी अलाउड है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि बैंक मस्ट रिफ्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप व्हेन द फॉरेन काउंटर पार्ट। यानी दोस्तों क्या कर रहा है कि बैंक जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप कब रिफ्यूज करेगा। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि व्हेन द फॉरेन काउंटर पार्ट हैज फ्यू एटीएम, ऑपरेट ओनली इन वन कंट्री, फेल टू रिपोज दिस ट्रांजेक्शन टू द, हाँ ये देखिएगा, यदि मान लीजिए कि अब अपना ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करता है नेशनल कंट्रोल एजेंसी को, ठीक है, नॉन रिपोर्टिंग होगा, नॉन कॉम्प्लायंस होगा, तो वहां पे बैंक जो है कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप रिफ्यूज करे। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं अकाउंट सर्विसेज की। लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंट सर्विसेज। तो अभी तक हमने कौन कौन से सर्विसेज होते हैं वो जरा देखते हैं। तो ये वो सर्विस होती है जो सिर्फ तब मिलती है जब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अपने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास एक नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है। देखिए रेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है, जो सर्विस लेता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है, जो सर्विस देता है। तो जो रेस्पॉन्डेंट बैंक है वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है, तभी अकाउंट बेस्ड सर्विसेज आती है। सिंपल सी वर्ड में बोले तो अकाउंट खोला सर्विस मिला, अकाउंट नहीं तो सर्विस नहीं, ठीक है। फिर इसमें की आइडिया क्या है कि जब इंडियन बैंक फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट होल्ड करती है तो उसको क्या क्या फायदा मिलता है, क्लियरिंग ऑफ पेमेंट में फायदा मिलता है, कलेक्शन ऑफ चेक ड्राफ्ट में फायदा मिलता है, रिम्बर्समेंट में फायदा मिलता है एनआरएलसी, फास्ट फंड सेटलमेंट होता है अक्रॉस ऑल बॉर्डर। यानी यही सिस्टम दोस्तों क्या होता है कि हमारा डॉलर, हमारा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, राइट, ये जैसे करेंसी को ग्लोबली, जितने भी ये सब करेंसी है ना इनको ग्लोबली मूव होने देता है, राइट। सो दिस काइंड्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ सिस्टम इनेबल डॉलर, जीबीपी, यूरो, राइट, ग्लोबली मूव। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि अकाउंट रिलेशनशिप इज इक्वल टू एबिलिटी टू क्लियर प्लस कलेक्ट प्लस रिम्बर्स, राइट। अकाउंट रिलेशनशिप का मतलब तीन चीज होता है कि एबिलिटी टू क्लियर प्लस कलेक्ट प्लस रिम्बर्स। तो सिंपल सा इक्वेशन है कि अकाउंट इज इक्वल टू ऑल द एसेंशियल सर्विस अनलॉक। अकाउंट का मतलब है कि जितने भी हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं वो क्या हो जाते हैं, अनलॉक हो जाते हैं, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। एक लाइन का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई भारतीय बैंक है, इसका डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट है, न्यूयॉर्क बैंक के साथ होता है, तो सारे डॉलर पेमेंट और रिसीप्ट का यूज होता है, लिखा है ना, एन इंडियन बैंक डॉलर यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट विद न्यूयॉर्क बैंक इज यूज फॉर ऑल द डॉलर पेमेंट एंड रिसीप्ट, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्लियरिंग हाउस के फंक्शन के। लेट्स टॉक अबाउट द
फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एक मिनी क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक दे वर्क लाइक अ मिनी क्लियरिंग हाउस। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एक मिनी क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। वो आउटवर्ड या इनवर्ड रेमिटेंस, एलसी रिम्बर्समेंट, चेक या ड्राफ्ट पेमेंट सब हैंडल करता है मेंटेन्ड अकाउंट के माध्यम से। ठीक है, लिख रहा है ना, आउटवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस, एलसी रिम्बर्समेंट, चेक ड्राफ्ट पेमेंट, एवरीथिंग इज मेंटेन, एवरीथिंग इज हैंडल थ्रू द मेंटेन्ड अकाउंट। इसमें की आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि देखिए क्लियरिंग हाउस का फंक्शन क्या क्या है। क्लियरिंग हाउस का फंक्शन है पेमेंट प्रोसेस करना, रिसीट हैंडल करना, राइट, पेमेंट, रिसीट, फिर एलसी रिम्बर्समेंट मैनेज करना, स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन एडवाइस देना, इंट्रा डे क्रेडिट देना ताकि फंड डिले ना हो, राइट। सो दीज आर द एडवांटेज। तो ये सारी सर्विस रेस्पोंडेंट बैंक की डेली इंटरनेशनल पेमेंट फ्लो स्मूथ बनाती है, राइट। सो ऑल दिस सर्विसेज कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट आपके होम बैंक के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेपर और चेक कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल से मतलब है कि जो हमारा फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है ना, आपके होम बैंक के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेपर, चेक कलेक्ट करता है। सिंपल सी बात है कि आपका डॉक्यूमेंट फॉरेन बैंक कलेक्ट करेगा और पैसा होम बैंक को क्रेडिट करेगा, राइट। तो आपका बैंक, आपका डॉक्यूमेंट कौन कलेक्ट कर रहा है दोस्तों? फॉरेन बैंक कलेक्ट करेगा और पैसा किसको देगा? होम बैंक को देगा। जैसे ये आप है, आप कस्टमर है, ये जो फॉरेन बैंक है मान लीजिए सिटी बैंक है, ये आपसे डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और पैसा जो है किसको क्रेडिट किया? होम बैंक को क्रेडिट किया, राइट। तो इसमें की आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कलेक्शन को फास्ट बना देता है। कैसे? कैश लेटर। कैश लेटर क्या होता है बताया आपको कि बल्क चेक जो है क्विक क्रेडिट के लिए भेज रहे हैं, यू आर सेंडिंग द बल्क चेक फॉर क्विक क्रेडिट। फिर आता है हमारा लॉक बॉक्स सिस्टम, यानी कस्टमर चेक डायरेक्टली बैंक सिक्योर बॉक्स में ड्रॉप होता है। हमारा जो कस्टमर का चेक है ना, वो कहां ड्रॉप करते हैं? बैंक के सिक्योर बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। फिर एक होता है फॉलो अप एंड रिमाइंडर, और पांचवा होता है प्रोटेस्ट सर्विसेज, मतलब डिसऑनर सिचुएशन हैंडल करना। तो ये सभी इसके की आइडियाज है। इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड जल्दी मिलती है और इंटरनेशनल चेक भी फास्ट क्लियर होते हैं, राइट। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों इसका जो सिंपल सा रूल है वो यही है कि देखो कलेक्शन में तीन चार चीजें होती है। पहले तो डॉक्यूमेंट हैंडल करना, फिर चेक को रियलाइज करना, फॉलो अप लेना और सेफ गार्ड करना। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कलेक्शन। डॉक्यूमेंट आपसे लिया, चेक को रियलाइज किया, फॉलो अप लिया, सेफ गार्ड लिया। एक लाइन का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यूएस के लॉक बॉक्स में ड्रॉप किया गया चेक क्विकली कलेक्ट होता है और रेस्पोंडेंट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो यूएस का लॉक बॉक्स में यदि कोई चेक ड्रॉप हुआ है, वो कलेक्ट हो गया और रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन सर्विसेज होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अकाउंट सर्विस में क्लियरिंग आएगा, कलेक्शन आएगा, एलसी सेटलमेंट आएगा। ये 5 मार्क्स के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक दो फॉर्मूला देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि नॉस्ट्रो का जो बैलेंस होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट कैसे चेंज होता है? तो इनवर्ड क्रेडिट माइनस आउटवर्ड पेमेंट प्लस एलसी रिम्बर्समेंट, ये होता है नॉस्ट्रो बैलेंस। और दूसरा बात हमने देखा कि जो फास्ट कलेक्शन होता है उसमें कैश लेटर, लॉक बॉक्स, स्ट्रॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क, ये सब के सब फास्ट कलेक्शन में आते हैं। तो सीसीएल को याद रखिए, क्लियरिंग, कलेक्शन, लॉक बॉक्स, 3 पॉइंटर है, राइट। सीसीएल मतलब क्या होता है? सीसीएल मतलब होता है क्लियरिंग, कलेक्शन एंड लॉक बॉक्स। चलिए अब हम लोग इस पे एमसीक्यू कर लेते हैं कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इंक्लूड। तो क्लियरिंग हाउस का जो फंक्शन होता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में, उसमें क्या क्या आता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि स्टाफ रिक्रूटमेंट, हैंडलिंग इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, इशूइंग क्रेडिट कार्ड, कंडक्टिंग ऑडिट। सही जवाब है हैंडलिंग इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस। क्लियरिंग फंक्शन के अंदर क्या आएगा? पेमेंट आएगा, रिसीट आएगा, एलसी रिम्बर्समेंट आएगा और नॉस्ट्रो वास्ट्रो सेटलमेंट हैंडल आएगा। अभी आपको बताया था, राइट। ये सारी एक्टिविटी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के क्लियरिंग हाउस रोल का पार्ट होता है, जैसे पेमेंट आना, रिसीट होना, एलसी रिम्बर्समेंट करना, नॉस्ट्रो वास्ट्रो का स्टेटमेंट हैंडल करना, दिस ऑल आर द क्लियरिंग फंक्शन। ठीक है, विच फैसिलिटी इज यूज फॉर फास्टर चेक कलेक्शन इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग? सेफ्टी सेविंग वॉल्ट, लॉक बॉक्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डेस्क, ऑफशोर। सही जवाब है लॉक बॉक्स और कैश लेटर सिस्टम जो होता है फास्टर चेक कलेक्शन में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेमेंट सर्विसेज की। अभी हमने क्लियरिंग सर्विसेज की बात कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेमेंट सर्विसेज। तो पेमेंट सर्विसेज में क्या होता है? लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स अंडर पेमेंट सर्विसेज। तो फ्रेंड्स देखिए कि जब एक बैंक अपने दूसरे कंट्री वाले बैंक को पेमेंट भेजने का काम देता है तो इसी को हम पेमेंट सर्विस बोलते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि बैंक ए जो है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। बैंक ए कहां पे है? इंडिया में है, ठीक है। और बैंक बी जो है वो कहां पे है? यूएसए में है। इंडिया का बैंक यूएसए वाले बैंक के थ्रू
अपने कस्टमर की पेमेंट प्रोसेस करता है। ये कस्टमर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ए बैंक जो है बी के थ्रू कस्टमर का पेमेंट प्रोसेस कर रहा है। मतलब जितनी भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन होती है वो सब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू एग्जीक्यूट होती है, राइट। सो ऑल पेमेंट इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये सर्विस मेनली कहाँ यूज होती है, देख सकते हैं आप, ये सर्विस मेनली यूज होती है इंटर बैंक पेमेंट के लिए, ठीक है। ये सर्विस मेनली यूज होती है फॉरेक्स एक्सचेंज डील सेटल करने के लिए, इंपोर्ट बिल पे करने के लिए और क्रॉस बॉर्डर कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर रूल को एक लाइन में समझा दें तो कहने का मतलब यही हुआ कि पेमेंट का मतलब है बैंक अपने नॉस्ट्रो अकाउंट को डेबिट करता है और कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क के बेनिफिशियरी को क्रेडिट करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर एक इंडियन इंपोर्टर को डॉलर में पेमेंट करनी है तो बैंक अपने डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट से पैसा डेबिट करेगा और वो पेमेंट ग्लोबल सिस्टम से बेनिफिशियरी तक पहुंच जाती है। मैं फिर से एग्जांपल लेके समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंडियन इंडियन इंपोर्टर है, इंपोर्टर समझते हैं ना, जो आयात कर रहा है, ठीक है। तो उसको डॉलर में पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो बैंक अपने डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट से पैसा डेबिट करेगा, ठीक है, और वो पेमेंट ग्लोबल सिस्टम के बेनिफिशियरी तक पहुंच जाती है। तो यही होता है तरीका। तो यही होता है कि पेमेंट का मतलब है कि बैंक अपने नॉस्ट्रो अकाउंट को डेबिट किया और कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क के बेनिफिशियरी को क्रेडिट कर दिया। जैसे कोई इंपोर्टर है, इसको डॉलर में पेमेंट करना है, तो इनका जो डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, नॉस्ट्रो अकाउंट फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है, तो डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट जो होगा उसका पैसा डेबिट करेगा और वो पेमेंट ग्लोबल सिस्टम के बेनिफिशियरी तक पहुंच जाता है, ठीक। ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी की, तो ये क्या होता है बेसिकली, आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बैंक कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा बोरो करता है, राइट। शॉर्ट टर्म फंडिंग जिसको बोलते हैं, आपका बैंक कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए, कम से कम अवधि के लिए एक्स्ट्रा पैसा बोरो करता है। तो मतलब शॉर्ट टाइम मतलब क्या होगा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया या कुछ घंटों के लिए, ताकि अर्जेंट पेमेंट क्लियर हो जाए। तो ये जो शॉर्ट टाइम सपोर्ट है ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग देता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, तो जैसे हमारा ओवरनाइट लिक्विडिटी मेंटेन करना है, टेम्पोररी फंड शॉर्टेज को कवर करना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने के लिए, राइट। ये सब प्री डिफाइंड एग्रीमेंट है, अप्रूवल के बेसिस पे होता है। तो रूल या फॉर्मूला याद रखिए कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इज इक्वल टू टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट प्लस शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन। मान लो किसी बैंक को अर्जेंट डॉलर पेमेंट क्लियर करनी है बट बैलेंस उसके पास है नहीं, तो बैंक क्या करेगा, कि इनके पास जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, बैंक का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, इसको $2 मिलियन तक ओवरड्राफ्ट कर देता है सिर्फ एक रात के लिए, ओवरनाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको डॉलर पेमेंट करना है, इसके पास बैलेंस है नहीं, तो नॉस्ट्रो अकाउंट को क्या करेगा, $2 मिलियन पर डॉलर पे तक ओवरड्राफ्ट कर लेगा और पेमेंट इसकी स्मूथली हो जाती है। बस इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। वही चीज यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट सर्विस। दोस्तों ये भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सोच के देखिए, अगर बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है जो इमीडिएट पेमेंट में यूज नहीं हो रहा है, तो इस पैसे को हम बोलते हैं क्या है, सरप्लस बैलेंस। इसी को हम बोलेंगे सरप्लस बैलेंस। मतलब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और बेसिकली इमीडिएट पेमेंट में यूज नहीं हो रहा है, इसी को हम सरप्लस बैलेंस बोलते हैं। अब ये जो सरप्लस पैसा है वहां वेस्ट नहीं होता, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इसको ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या करते हैं, इसको ओवरनाइट या हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मतलब बस एक रात या 1-2 दिन के लिए पैसा पार करके, राइट, रिटर्न कमा लिया। तो इस इन्वेस्टमेंट पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है डोमेस्टिक कॉल मनी रेट माइनस स्मॉल मार्जिन पे, ठीक है, ठीक है ना। अर्न इंटरेस्ट है डोमेस्टिक कॉल मनी रेट माइनस स्मॉल मार्जिन। और हाँ, इन्वेस्टमेंट सर्विस के अंदर कैश मैनेजमेंट सर्विस भी आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द कैश मैनेजमेंट सर्विस, राइट। जैसे फंड को एफिशिएंटली मैनेज करना, बैलेंस को ऑप्टिमाइज करना। इसका फॉर्मूला एक लाइन में याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है वो सरप्लस फंड इंटू कॉल रेट माइनस मार्जिन होता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में एक्स्ट्रा डॉलर पड़ा हुआ है, तो बैंक उसको एक रात के लिए डॉलर कॉल रेट पर इन्वेस्ट कर देता है। मान लो कॉल रेट में से 0.10% मार्जिन माइनस करके, राइट। इजी है समझने में। सरप्लस डॉलर इन द नॉस्ट्रो अकाउंट इज प्लेस्ड ओवरनाइट एट द यूएस कॉल रेट माइनस 0.10%। तो दोस्तों प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि देखो अकाउंट सर्विसेज में एक तो पेमेंट आता है, एक लिक्विडिटी सपोर्ट आता है और एक इन्वेस्टमेंट आता है। यही चैप्टर का सबसे इजी स्कोरिंग एरिया है। अब जरा फॉर्मूला को फ्लैश कार्ड एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन वाला सेक्शन है फॉर्मूला फ्लैश कार्ड। मैंने आपको ये बताया, देखो पेमेंट फ्लो जो होता है डेबिट नॉस्ट्रो स्विफ्ट बेनिफिशियरी बैंक। क्या मतलब हुआ कि बैंक अपना नॉस्ट्रो अकाउंट को डेबिट करेगा
और मैसेज स्विफ्ट के माध्यम से जाएगा और बेनिफिशियरी बैंक अमाउंट क्रेडिट कर देगा, यही होता है ना, और पेमेंट हो जाएगी। दिस इज हाउ पेमेंट फ्लो हैपन। और दूसरा हमने देखा कि टेम्पोररी लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या होता है, टेम्पोररी लिक्विडिटी इज इक्वल टू ओवरनाइट ओवरड्राफ्ट प्लस शॉर्ट टर्म लोन। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो, अगर एक बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए, वन नाइट वन डे या कुछ घंटे के लिए, तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ओडी या शॉर्ट लोन दे देता है, राइट, ओडी दे देता है या शॉर्ट लोन दे देता है, समझे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होता है, लिक्विडिटी सपोर्ट मिल जाती है, लिक्विडिटी सपोर्ट। तो हमने तीन चीजें सीखी, पेमेंट, ओवरड्राफ्ट और इन्वेस्टमेंट, यही तीन पिलर है अकाउंट सर्विसेज की। पीओआई वर्ड याद कर लीजिए। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंडल्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अंडर द पेमेंट सर्विस, यानी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक पेमेंट सर्विसेज में क्या हैंडल करता है, एचआर पेरोल प्रोसेसिंग, इंपोर्ट पेमेंट, फॉरेक्स एक्सचेंज डील सेटलमेंट, एटीएम कार्ड इशुएंस अप्रूव, कस्टमर लोन अप्रूवल। तो दोस्तों अभी आपको बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक पेमेंट सर्विसेज के अंदर इंपोर्ट पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज डील सेटलमेंट हैंडल करता है, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का मेन काम होता है आउटवार्ड पेमेंट को एग्जीक्यूट करना, इंटर बैंक सेटलमेंट क्लियर करना, फॉरेन एक्सचेंज डील पेमेंट सेटल करना। यह सब रेस्पोंडेंट बैंक के नॉस्ट्रो को डेबिट करके होता है। क्या करते हैं हम लोग, जो रेस्पोंडेंट बैंक है, राइट, इनका जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं, और फिर ये सब इसके माध्यम से होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का मेन काम क्या है, आउटवार्ड पेमेंट को एग्जीक्यूट करना, इंटर बैंक सेटलमेंट को क्लियर करना और फॉरेन एक्सचेंज डील पेमेंट करना। यह सब रेस्पोंडेंट बैंक के नॉस्ट्रो को डेबिट करके होता है। सेकंड पॉइंट है कि ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक टू द रेस्पोंडेंट बैंक आर मेनली फॉर, यानी ओवरड्राफ्ट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक किस पर्पस के लिए देता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस, ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी गैप, ओपनिंग न्यू ब्रांच अब्रोड, कस्टमर रिटेल लोन। तो सिंपल सी बात है, ओवरड्राफ्ट देता है ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी गैप के लिए। तो ओवरड्राफ्ट जो है टेम्पोररी फंड शॉर्टेज कवर करने के लिए होती है, मतलब डेली पेमेंट फ्लो स्मूथ रखने के लिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट है। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट है, अदर सर्विसेज की बात हो रही है, यानी कि नॉन अकाउंट बेस्ड सर्विसेज की। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के नॉन अकाउंट सर्विसेज पे। नाम से ही क्लियर है, यह सर्विस तब प्रोवाइड होती है जब नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो यानी कि बैंक ए और बैंक बी का कोई अकाउंट रिलेशनशिप नहीं हो, फिर भी एक बैंक दूसरे को सर्विस देता है। किस बेसिस पे सर्विस देता है, बिजनेस रिलेशनशिप, क्रेडिट असेसमेंट प्लस रेपुटेशन प्लस ट्रेड हिस्ट्री, राइट। तो यह सर्विस मेनली सपोर्ट करती है ट्रेड फाइनेंस, क्रेडिट अरेंजमेंट, गारंटी, मार्केट एक्सेस और इंफॉर्मेशन सपोर्ट को। यानी हम कुल मिलाकर कहें कि जो हमारा नॉन अकाउंट सर्विस होता है वो इन सब का सम होता है, ट्रेड सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज प्लस गारंटी प्लस मार्केट एक्सेस। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे एक फॉरेन बैंक एक इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एलसी एडवाइस करता है। एक फॉरेन बैंक है, वो एक्सपोर्टर के लिए क्या एडवाइस कर रहा है, एलसी एडवाइस कर रहा है। एवन दो उस बैंक का इंडियन बैंक के साथ कोई नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट टाई अप नहीं है, फिर भी एलसी एडवाइज हो जाता है क्योंकि ये नॉन अकाउंट सर्विस है, राइट। तो देखिए यहाँ लिखा है कि फॉरेन बैंक एक इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एलसी एडवाइज कर देता है, एवन दो उस बैंक का इंडियन बैंक के साथ कोई नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट नहीं होता, फिर भी एलसी एडवाइज हो जाता है क्योंकि ये नॉन अकाउंट सर्विस है। चलिए आई होप ये याद रहेगा। अब जरा बात कर लेते हैं ट्रेड फाइनेंस सर्विस की। तो ये देखिए नॉन अकाउंट सर्विस का सबसे बड़ा पार्ट होता है ट्रेड फाइनेंस सर्विस। ट्रेड फाइनेंस में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों को सपोर्ट करता है एलसी एडवाइजिंग, एलसी कंफर्मिंग, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, बैंकर एक्सेप्टेंस के माध्यम से। ये होता है ट्रेड फाइनेंस। ये सर्विस क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन देता है और इंपोर्टर को स्मूथ फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। लिखा है ना, एक्सपोर्टर को क्या दे रहा है, एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन देता है, इंपोर्टर को स्मूथ फाइनेंसिंग देता है। तो इसको हम फॉर्मूला में याद रख सकते हैं कि ट्रेड सपोर्ट इज इक्वल टू लेटर ऑफ क्रेडिट, कंफर्मेशन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपोर्टर है, इसको डर है कि फॉरेन बायर पेमेंट नहीं करेगा, तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एलसी को कंफर्म कर देता है। अब एक्सपोर्टर को गारंटेड पेमेंट मिल जाएगी, चाहे बायर डिफॉल्ट ही क्यों ना करे। तो यही फायदा है ना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का, कि वो कंफर्मेशन कर रहा है कि नहीं हम पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं हूं ना, ठीक है। तो जो डर था एक्सपोर्टर का वो डर खत्म हो जाएगा। तो ये भी इसे ही कहा जाता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड व्हाट यू नो, दिस इज कॉल्ड ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज, सप्लायर क्रेडिट, बायर क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग, कंफर्मिंग। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। हम लोग अभी जितने भी सर्विसेज अकाउंट बेस्ड, नॉन अकाउंट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब एक आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड कस्टडियल सर्विस। तो देखिए दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस का मतलब होता है कि करेंसी डील, जैसे कि डॉलर, आईएनआर, बाय सेल, डेरिवेटिव, राइट, हेजिंग, तो ये सभी चीजें हैं।
ये सब चीज बैंक को करेंसी के ऊपर होने वाले रिस्क से बचाती है। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो कंटेंट है वो हमारे पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप भी यदि इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर विशेष जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे आपको